दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पुष्पा नाम का एक लड़का रहता था। पुष्पा दिखने में सुंदर था। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में रहता था। पुष्पा का परिवार गरीब था, लेकिन खुश रहता था। उसके पिता खेती करते थे और उसकी माँ बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। पुष्पा और उसका भाई अपने माता पिता की मदद करते थे और जब भी उनके पास खाली समय होता था, वो गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे। एक दिन जब पुष्पा अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने के लिए बाजार जा रहा था, तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जंगल के नज़दीक से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। पुष्पा को रास्ते में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करके अपने रास्ते चलने लगा। जब पुष्पा अपनी माँ के साथ सब्जी बेच रहा था, तो एक बुढ़िया औरत पुष्पा और उसकी माँ के पास आ गई। उस बुढ़िया औरत ने पुष्पा से कहा, नमस्ते बेटा, तुम मेरी मिठाई खरीदना पसंद करोगी? पुष्पा की माँ ने मना कर दिया और उसे बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अभी मिठाई खरीद लो, बाद में पैसे दे देना। पुष्पा की माँ ने मिठाई खरीद ली। उसके बाद वह बुढ़िया वहाँ से चली गई। सब्जी बेचने के बाद शाम को पुष्पा और पुष्पा की माँ भी अपने घर आ गए। दिन की उस घटना के बाद पुष्पा के दिमाग में वही बात बार बार आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हमें उस बुढ़िया से उधारी मिठाई नहीं लेना था। दिन के काम से थककर उस रात पुष्पा जल्दी सो गया। जब पुष्पा सो रहा था, तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा ठोक रहा है। उस आवाज़ को सुनकर पुष्पा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह उठ जाता है। वह उस दरवाजे को खोलने जाता है। जब पुष्पा ने दरवाज़ा खोला, तो वही बुढ़िया दिखाई दी जो बाजार में उनके पास आई थी। उस बुढ़िया की आंखें लाल दिख रही थी। बुढ़िया ने पुष्पा से कहा, नमस्ते पुष्पा, कैसे हो तुम? पुष्पा ने बुढ़िया की तरफ देखा और उसे देखकर डर गया। उसने बुढ़िया से पूछा, आप ठीक तो हो ना? आपका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है। बुढ़िया घर के अंदर आ गई। बुढ़िया पुष्पा को देखकर मुस्कुराई और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुष्पा के मन में अजीब सा डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वह बुढ़िया को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन बुढ़िया ने उसे अपने पास बुला लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अंगूठी है। इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखना। तुम जब भी इस अंगूठी से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पुष्पा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? बुढ़िया ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और अंगूठी दे दी। उसने अंगूठी को अपने पास रख लिया और अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस रात पुष्पा को नींद नहीं आई। उसने अंगूठी के बारे में बहुत सोचा और बुढ़िया की बात को याद किया। 2 दिन बाद जब पुष्पा और उसका भाई एक मैदान में खेल रहे थे, तो एक आदमी उनके पास आता है। उस आदमी ने पुष्पा को बुलाकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करने मेरे साथ चलोगी? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पुष्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई।
लेकिन उसने अपने आप को संभाला और उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। उस आदमी ने पुष्पा को जंगल में ले जाकर उसे एक घर के सामने खड़ा कर दिया और उसे कहा, इस घर के अंदर मेरी बेटी फंसी हुई है, क्या तुम उसे घर से बाहर निकाल दोगे? पुष्पा थोड़ा डर गया, लेकिन पुष्पा ने उस आदमी से वादा किया था कि वह उसकी मदद जरूर करेगा। वह उस घर के अंदर चला गया, लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पुष्पा को घर के अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया, ना ही उस आदमी की कोई बेटी और ना ही कोई इंसान। पुष्पा ने सोचा कि वह आदमी मुझसे झूठ कह रहा था, शायद उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। पुष्पा ने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह उस घर से बाहर निकलने लगा तो एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसे देखकर पुष्पा वहां से भाग निकला। वह चुड़ैल भी उसके पीछे दौड़ने लगी। पुष्पा भागते हुए जंगल में घूमता रहा। वह चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आती रही। थोड़ी देर बाद पुष्पा थक गया और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। पुष्पा रो रहा था। उसने सोचा कि अब वो मर जाएगा, लेकिन तभी पुष्पा को याद आता है कि वह अंगूठी तो मेरे पास ही है। वह उस अंगूठी को निकालता है और उस बुढ़िया औरत को याद करता है। वह बुढ़िया औरत उसके सामने आ जाती है। वह बुढ़िया औरत उस चुड़ैल को मार देती है और पुष्पा को बचा लेती है। उसके बाद पुष्पा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उस बुढ़िया औरत को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बेटा, मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम एक अच्छे इंसान हो। पुष्पा अपने घर लौटकर अपनी माँ से अपनी कहानी सुनाई। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। डरपोक चुड़ैल और सब्जी बेचने वाला। एक गांव में एक सब्जी बेचने वाला रहता था। उसका नाम भोलू था। वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपनी सब्जियां बेचकर शाम को घर आ जाया करता था। उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, भोलू को सब्जी बेचते बेचते रात हो गई। वह रात के समय जंगल के रास्ते से घर जाने लगता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो उसे पीछे से अजीब अजीब सी आवाज आती है। ओ मेरे भोलू, सुनो ना, मैं तुम्हारी रानी बोल रही हूँ। यहाँ देखो ना मेरी तरफ। भोलू एक औरत की आवाज सुनकर थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है कि यह आवाज कौन दे रहा है। डर के मारे वह तेज चलने लगता है और अपनी सब्जी की टोकरी लेकर वहां से भागने लगता है। भोलू पीछे पलटकर नहीं देखता है। वह समझ जाता है कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है। वह औरत कोई और नहीं, एक चुड़ैल होती है। वह भोलू का पीछा कर रही होती है। भोलू डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। वह दरवाजे में अपनी पत्नी को आवाज देता है। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। उसकी पत्नी दौड़कर आती है और दरवाजा खोलती है। भोलू डर जाता है और डर के मारे घर के अंदर छुप जाता है। उसकी पत्नी कहती है, अजी, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मेरे पीछे चुड़ैल लग गई थी। वह मेरा पीछा कर रही थी, इसीलिए मैं भागकर जल्दी से घर आ गया। अजी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर डर लग रहा है। अब आप कल से सब्जी बेचने कैसे जाओगे? ऐसे में तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। दूसरे दिन भोलू सब्जी बेचने चला जाता है और वह गांव-गांव सब्जी बेचकर अपने घर वापस आने लगता है।
आज भी उसे घर वापस आते आते देर हो जाती है। वह सोचने लगता है कि आज कोई मुझे आवाज नहीं देगा। मैं जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे फिर से पीछे से आवाज आती है। ओ मेरे भोलू, कहाँ जा रहे हो? सुनो ना। भोलू कहता है, नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है, मैं जल्दी में हूँ। पर वह चुड़ैल भोलू का पीछा करती रही। भोलू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वह सोचता है कि आखिर चुड़ैल को कैसे भगाए। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक माचिस है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर आग जला दूं जिससे चुड़ैल डर के मारे भाग जाए। वह जंगल से थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करके आग जला देता है। वह चुड़ैल उस आग को देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। भोलू समझ जाता है कि वह चुड़ैल आग से डरती है। इस घटना के बाद भोलू अपने घर चला जाता है और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और सबको बताता है। घर से दूर गांव के बाहर एक चुड़ैल रहती है जो आने जाने वालों लोगों को परेशान करती है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमें वहां से उसे भगाना होगा। गांव वाले भोलू की बात सुनकर उसकी बात में हामी भर देते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। भोलू उन सबको बता देता है कि वह चुड़ैल आग से डरती है। दूसरे दिन सारे गांव वाले भोलू के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में छुप जाते हैं। जब वह चुड़ैल आती है तो सारे गांव वाले बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं। वह चुड़ैल वहां इतनी आग देखकर बहुत डर जाती है। डर के मारे वह उसी आग में भस्म हो जाती है। उसके बाद सारे गांव वाले उस चुड़ैल के डर से मुक्त हो जाते हैं। एक गांव में एक भूतिया गुफा थी। वह गुफा बहुत ही खतरनाक थी। उस गुफा पर एक चुड़ैल रहती थी जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। लोग उस गुफा के पास आने से भी डरते थे। जब भी कोई आदमी उस भूतिया गुफा के पास से निकलता था तो वह चुड़ैल अपनी सुरीली आवाज निकालकर लोगों को आकर्षित करती थी। एक दिन की बात है, एक लड़का उस गुफा के पास से निकल रहा था। तभी भूतिया गुफा के अंदर से चुड़ैल की आवाज आती है। सुनो जानू, यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। वह लड़का उस आवाज को सुनकर रुक जाता है। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है, पर वह लड़का सोचता है कि आखिर मुझे यहाँ कौन आवाज दे सकता है। मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। मुझे तो आज तक मेरी माँ ने भी इतने प्यार से नहीं पुकारा है। लेकिन उस चुड़ैल की सुरीली आवाज के आकर्षण की वजह से वह खुशी खुशी उस भूतिया गुफा की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह लड़का उस गुफा के पास पहुंचता है तो उस गुफा के अंदर की चुड़ैल अपने लंबे लंबे पंजों से उस लड़के के गले को दबा देती है और उसे गुफा के अंदर खींच लेती है। गुफा के अंदर जाने के बाद वह लड़का थोड़ा डर जाता है। डर से कहता है, तुम कौन हो और मैं अंदर कैसे आ गया? अरे जानू, डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। लड़का खुश होकर सोचने लगता है, ये तो बहुत अच्छी चुड़ैल लग रही है। वह लड़का कहता है, तुमने आज खाने में क्या बनाया है? अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। मैं कुछ सब्जियां काट दूं क्या? सब्जियां काटने की क्या जरूरत है, मैं तो कच्ची ही खा लेती हूँ। सब्जियां तो दिखाई नहीं दे रही है। सब्जियों की क्या जरूरत है? तो क्या खाओगी? तुम तो हो। लड़का डर जाता है।
वहाँ उस लड़के के घर में उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई इंतजार कर रहे थे। लड़के की माँ अपने छोटे लड़के से कहती है, पप्पू बहुत देर हो गई है, अभी तक तुम्हारे भैया घर नहीं आए, जरा देखकर तो आओ, तुम्हारे भैया कहाँ चले गए। पप्पू ने घर के बाहर आकर आवाज लगाई, भैया कहाँ हूँ आप? पर उसके भैया का कुछ पता नहीं चल रहा था। पप्पू अपने भैया को ढूंढते ढूंढते उस भूतिया गुफा के पास पहुंच जाता है। पप्पू उस गुफा के करीब जैसे ही पहुंचता है तो वह चुड़ैल पप्पू को भी आवाज देकर बुलाने लगती है। पप्पू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके उस गुफा के पास खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उस गुफा से उसके भैया की आवाज आती है। पप्पू अपने भैया की आवाज पहचान लेता है। वह लड़का गुफा के अंदर से कहता है, इधर मत आओ, यहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहती है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। यह चुड़ैल तुम्हें भी इस गुफा के अंदर खींच लेगी। पप्पू अपने भैया की बात सुनकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अगर मैं इस गुफा के ज्यादा नजदीक गया तो वह चुड़ैल मुझे भी खींच लेगी। तभी पप्पू को वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है। वे सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस मूर्ति को इस गुफा के अंदर भेज दूं। पप्पू उस मूर्ति को लेकर गुफा के नजदीक जाता है। जैसे ही वह चुड़ैल पप्पू को खींचने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति आ जाती है। वह उस मूर्ति को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। हनुमान जी की मूर्ति का इतना तेज होता है कि वह चुड़ैल उस मूर्ति के तेज से पूरी तरह जल जाती है। फिर पप्पू अपने भैया को उस गुफा से बाहर निकाल लेता है और दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। लालची दूध वाला और चुड़ैल। मणिपुर गांव में एक दूध वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम घनश्याम था। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। घनश्याम के पास 2 गाय थी जो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। उन गायों से उसे इतना फायदा नहीं हो पाता था कि उसका घर अच्छे से चल सके। घनश्याम को अपनी गायों को अच्छा रखने के लिए उनका बहुत ख्याल रखना होता था, जिसके लिए घनश्याम के काफी पैसे खर्च होते थे। कभी कभी घनश्याम समय पर अपनी गायों का ख्याल नहीं रख पाता था, क्योंकि दूध बेचकर उसको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वे अपनी गायों का अच्छे से ख्याल रख सके। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ती थी और ताने मारती थी। कहती थी, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस वजह से घनश्याम बहुत दुखी रहता था। वे सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी गायों को तंदुरुस्त रख सकूं। वे रोजाना सुबह दूध बेचने निकल जाता था। वह पूरा दिन घर घर जाकर दूध बेचता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन घनश्याम दूध बेचकर लौट रहा था तो उसे थोड़ी थकावट हुई। वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना मैं दूध में पानी डाल दूं, जिससे दूध बढ़ जाएगा तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। घनश्याम जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है उसके करीब एक कुआं भी था। घनश्याम उसी कुएं से पानी निकालकर अपने दूध के डब्बे में पानी मिला देता है और फिर उसे बेचने चला जाता है। उस दिन घनश्याम को दूध बेचकर काफी पैसे मिल जाते हैं, जिससे घनश्याम बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, आज तो मैं अपनी गायों के लिए अच्छा चारा ले जाऊंगा, जिससे वह आज पेट भर के खाना खाएंगी और तंदुरुस्त रहेंगी। घनश्याम फिर अपने घर चारा और दवाई लेकर पहुंचता है। घनश्याम की गाय चारा खा लेती हैं, लेकिन उन चारे की वजह से उनका पेट अच्छे से नहीं भर पाता है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। घनश्याम सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं।
फिर वह दूसरे दिन दूध बेचने निकल जाता है और वह फिर उस पेड़ के किनारे कुएं के पास बैठ जाता है। फिर घनश्याम सोचता है कि क्यों ना मैं दूध में और भी ज्यादा पानी मिला दूं, जिससे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। घनश्याम दूध में और ज्यादा पानी मिला देता है और बेचने निकल जाता है। फिर उसे उस दिन से अधिक पैसा मिल जाता है और वह खुश हो जाता है। घनश्याम जिस पेड़ के नीचे बैठकर ये सब कारनामे करता है, उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल का वास रहता है। वह चुड़ैल घनश्याम की ये हरकतें देखती है। वह एक अच्छी चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल घनश्याम को सबक सिखाने का सोचती है। एक दिन घनश्याम 2 थैली पैसों की लेकर जा रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद वह थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठे बैठे घनश्याम की आंखें लग जाती हैं। जैसे ही घनश्याम की आंखें लग जाती हैं, वह चुड़ैल घनश्याम की 2 थैली में से एक थैली को चुरा लेती है। तभी घनश्याम की नींद टूट जाती है। अपने पास एक थैली नहीं देखकर वह चिंतित हो जाता है और वह रोने लगता है। हे राम, मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चुरा लिए? तभी चुड़ैल सामने आ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, तेरे पैसे मेरे पास हैं। तूने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, इसीलिए तुझे मैं पैसे नहीं दूंगी। तुम कौन हो? मैं इसी पेड़ के ऊपर रहती हूँ और सबकी सहायता करती हूँ। कोई भी गलत रास्ते पर जाता है तो उसे मैं सही रास्ता दिखाती हूँ। घनश्याम रोने लगता है, कहता है, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। मुझे अपने घर जाना है। मेरी गाय घर में भूखी होंगी। उन्होंने अभी तक चारा नहीं खाया होगा। अरे मूर्ख, बेईमानी की कमाई से तू अपनी गाय को कैसे अच्छा कर पाएगा? उन्हें कैसे तंदुरुस्त रख पाएगा? इससे तो वह हमेशा बीमार ही रहेंगी, क्योंकि बेईमानी की कमाई से किसी का भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे वह तंदुरुस्त हो जाएं? तू ईमानदारी से काम कर, जिससे तेरी गायों को तेरी कमाई का फल मिलेगा और वे हमेशा तंदुरुस्त रहेंगी। यह सुनकर घनश्याम अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन घनश्याम ईमानदारी से दूध बेचता है और वह फिर उसी कुएं के पास पेड़ के नीचे चला जाता है। वहां पर उसे फिर वही चुड़ैल मिलती है और कहती है, घनश्याम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। घनश्याम कहता है, आप सिर्फ मेरी गायों को अच्छा कर दीजिए। मुझे उनकी यह तकलीफ नहीं देखी जाती। जाओ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। घनश्याम जब घर पहुंचता है तो उसकी सारी गाय तंदुरुस्त हो जाती हैं और वह पहले से ज्यादा दूध भी देने लगती हैं। भूतिया काला भालू और चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भूतिया काला भालू का खौफ हुआ करता था। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर सोता था तो वह उसे जख्मी करके भाग जाता था। उस गांव के लोग रात के समय बाहर आने जाने से भी डरते थे। वह अपने घर के बाहर भी सोने से डरते थे। एक दिन चरणजीत नाम का आदमी अपने खेत में बाहर सो रहा था। उसी समय रात में वहां पर भूतिया काला भालू आ जाता है और अचानक से चरणजीत पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके चला जाता है। उस घटना के बाद चरणजीत डर के मारे अपने घर भागकर आ जाता है। चरणजीत उस घटना से इतना डर जाता है कि वह घर पहुंचकर अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। तभी उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, अजी, घर की सारी खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं?
और आप इतने जख्मी कैसे हो गए? चरणजीत कहने लगता है, गांव में एक काला भालू आ गया है जो सबको जख्मी कर रहा है। उसी ने मुझे भी जख्मी किया है। मैं अपनी जान बचाकर भागकर आया हूँ। भूतिया काला भालू चरणजीत का पीछा करते करते उस गांव में भी आ जाता है। तभी सारे गांव वाले अपने अपने घर से छुप छुप कर उस काले भालू को देखते हैं। गांव वाले उस भालू को देखकर डर के मारे अपने घरों के बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तभी वहाँ पे खड़े सुरेश की बीवी कहती है, अजी देखिए तो काले भालू के नाखून कितने नुकीले हैं और वे दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है। सुरेश कहता है, जाओ घर की सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, कहीं काला भालू अंदर ना आ जाए। सुरेश की बीवी भागकर जाती है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। भालू इधर उधर सबके घरों में घूम घूम कर देखता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता है और वह पागलों की तरह चिल्लाता है। भूतिया काले भालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले और ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। थोड़ी देर बाद भूतिया काला भालू वापस चला जाता है। सभी गांव वाले भूतिया काले भालू के जाने के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और सभी मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर इस भूतिया काले भालू से कैसे छुटकारा मिले। ऐसा क्या करें कि वह गांव छोड़कर यहाँ से चला जाए। तभी वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति कहता है, क्यों ना हम उस पहाड़ के पीछे रहने वाली मायावी चुड़ैल के पास जाएं और उससे इस समस्या का समाधान पूछें। वह हमेशा सबकी मदद करती है और हमेशा गांव वालों की रक्षा करती है। हम सबको उनके पास जाना चाहिए और अपनी समस्या चुड़ैल को बताना चाहिए। सभी गांव वाले कहते हैं, हाँ ठीक है, हम सब मायावी चुड़ैल के पास जरूर जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले उस चुड़ैल के पास जाते हैं। गांव वाले उस चुड़ैल से कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए। हम गांव वाले बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में एक भूतिया काला भालू आता है जो सभी गांव वालों को बहुत परेशान करता है। हम लोग उससे छुटकारा कैसे पाएं? हमारी मदद कीजिए। तभी मायावी चुड़ैल कहती है, तुम लोगों को भूतिया काले भालू से छुटकारा पाना है और उसे गांव से भगाने के लिए उससे भी बड़ा भालू लाना होगा। गांव वाले कहते हैं, हम लोग बड़ा भालू कहाँ से लाएं? मायावी चुड़ैल कहती है, तुम लोगों को अपने गांव के 2 युवकों का सहारा लेना होगा। उन दोनों को एक एक करके भालू के कपड़े पहनाकर उस भूतिया काले भालू के सामने लाना होगा। गांव वाले कहते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। यह कहकर गांव वाले गांव में आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वह भूतिया भालू गांव में आ जाता है। उसी समय गांव के 2 युवक भालू के कपड़े पहनकर उस भूतिया काले भालू के सामने आ जाते हैं। भूतिया काला भालू अपने सामने एक बड़े भालू को देखकर घबरा जाता है। दरअसल वह एक भालू नहीं था। उस भालू के भेष में एक बहरूपिया था जो कि उस गांव के जमींदार द्वारा भेजा जाता था। डर के मारे उस भूतिया काले भालू के अंदर का बहरूपिया अपने असली रूप में आ जाता है। थोड़ी देर में सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और उस बहरूपिये की असलियत जान जाते हैं। गांव वाले उस बहरूपिये को समझाते हैं और दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी देकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में गांव भूतिया काले भालू के डर से मुक्त हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। मायावी जंगल की चुड़ैल।
धौलपुर गांव के जंगल में अलग अलग अफवाह फैली हुई थी। यहाँ भूत प्रेत की कहानियाँ काफी सुनाई देती थी। धौलपुर गांव के लोग अपने घरों के पालतू जानवरों को चराने के लिए किसी जंगल में आया करते थे, लेकिन भूत प्रेत के डर से शाम होते ही घर लौट जाया करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह भी अपनी बकरियों को चराने के लिए उस जंगल में जाया करता था। एक दिन मोहन जब बकरियां चराने गया तो उसकी बकरियां चारा चरते चरते घने जंगल के बीच पहुंच गई। उन्हें ढूंढते हुए मोहन भी जंगल के बहुत अंदर आ गया और उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मोहन को अपनी बकरियां ढूंढते ढूंढते थोड़ी थकावट हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी बकरियों को ढूंढता ही रहा। मोहन जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे वहां एक नदी दिखाई दी, जिसमें बहुत साफ पानी बह रहा था। काफी देर से मोहन को प्यास भी लग रही थी। उस पानी को देख मोहन अपनी प्यास बुझाने उस नदी के पास चला गया। मोहन ने उस नदी से थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीने के बाद मोहन को थोड़ी थकावट सी महसूस हुई। उसने सोचा कि कुछ देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। आराम करते हुए मोहन को थोड़ी नींद लग गई और वह सो गया। थोड़ी देर बाद जब मोहन की आंखें खुली तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके गंदे गंदे दांत, बड़ी बड़ी आंखें, गंदे से लंबे लंबे बाल थे। वह औरत चुड़ैल जैसी दिख रही थी। वह उस मायावी जंगल की चुड़ैल ही थी, जो सभी जंगल में आने वाले लोगों को परेशान करती फिर उन्हें खा जाती थी। उस चुड़ैल को देखकर मोहन घबरा गया और वहां से भागने लगा। मोहन को भागते भागते एक आदमी दिखाई दिया। मोहन ने सोचा कि क्यों न उस आदमी से मैं मदद ले लूं। लेकिन मोहन जैसे ही मदद मांगने के लिए उस आदमी के पास गया तो देखते ही देखते वह आदमी भी अचानक से उसी चुड़ैल के रूप में बदल गया। उसे देख मोहन और घबरा गया और वहां से भाग निकला। कुछ दूर भागते भागते मोहन का पैर फिसल गया और वह एक खाई में जा गिरा। जब मोहन उठा तो उसे फिर से वही चुड़ैल दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत डरावनी थी। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने सोचा कि शायद यह वही मायावी जंगल है जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे। मोहन का एक भाई भी था, जिसका नाम श्याम था। मोहन के बहुत देर तक घर में ना आने पर श्याम भगवान से विनती करने लगा कि मेरे भाई को जल्द से जल्द मेरे घर में भेज दीजिए, जिसके लिए वह भगवान की पूजा पाठ करने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करता रहा। उधर उस मायावी जंगल में मोहन को भागते भागते शाम हो गई। वह उस मायावी जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। तभी मोहन को वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी दिखने में बहुत ही सुंदर था। वह आदमी अद्भुत दिख रहा था। वह आदमी मोहन के पास में आया। उसने बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। उस अद्भुत आदमी ने मोहन को एक रास्ता दिखाया और बोला, तुम इस रास्ते पर बिना इधर उधर देखे चले जाओ, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। मोहन ने उस अद्भुत आदमी के बताए अनुसार ही किया और वह उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मोहन ने देखा कि वह अपने गांव की रेखा पर पहुंच गया है। उसके बाद मोहन अपने घर भी पहुंच गया। जब उसने श्याम को अपने ऊपर बीती यह सब बातें बताई तो श्याम समझ गया कि वह आदमी भगवान का ही एक रूप होगा
जो मेरी भक्ति से खुश होकर मेरे भाई को बचाने के लिए उस जंगल में प्रकट हो गए। उसके बाद से मोहन और श्याम हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। फिर मोहन जंगल में कभी भी शाम होने के बाद नहीं जाता था। वह समय रहते ही घर वापस लौट आता था। नहर की जिद्दी चुड़ैल। मांडवा गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव के लोग गांव के से 2 नहर पर ही निर्भर रहते थे, जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव की एक नहर पूरी तरह सूख गई। अब पूरे गांव के लोग अपनी रोजाना पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक ही नहर पर निर्भर रहते थे। उस एक नहर से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि नहर में कोई चुड़ैल रहती है। जब गांव के लोग नहर से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। गांव की महिलाएं तो डर के मारे उस नहर के आसपास भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि नहर में चुड़ैल रहती है। रात के समय कोई भी नहर के पास नहीं जाता था। इस बीच गांव का एक बच्चा कहीं खो गया। काफी ढूंढने के बाद ही बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोगों ने नहर के पास बच्चे को देखने के लिए गए। वहां पहुंचे लोगों ने बच्चे को नहर के अंदर मरा हुआ पाया। अब एक तो नहर का पानी खराब हो गया और वह बच्चा कैसे मर गया, इसको लेकर सभी किसान परेशान हो गए। सबने एक दिन मिलकर नई नहर बनाने की सोची। कुछ ही दिनों में नहर सबने बना ली और उसमें पानी भी आने लगा। अब पूरे गांव के लोग नई वाली नहर से ही पानी भरते थे और चुड़ैल वाली नहर की तरफ जाना सबने बंद कर दिया था। बड़े लोग तो समझदार थे, इसीलिए नहर के आसपास भी नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे अक्सर खेलने के लिए पहुंच जाते थे। एक दिन 4-5 बच्चे चुड़ैल वाली नहर के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा नहर में गिर गया। उसके चीखने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ते हुए चुड़ैल वाली नहर के पास पहुंचे। उन्होंने नहर के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा। सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछा आखिर क्या हुआ था। बच्चों ने कहा वह खेलते खेलते पानी देखने गया और अचानक नहर में गिर पड़ा। इस हादसे के बाद गांव वालों ने तुरंत एक तांत्रिक को जाकर नहर के पास बुलाया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिन्हें सुनकर चुड़ैल सबके सामने आ गई। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस नहर को छोड़ जाने के लिए कहा। चुड़ैल ने तांत्रिक की बात को मानने से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने पूछा तुम क्यों नहीं जाओगी? यहाँ आकर बच्चे मर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। चुड़ैल ने जवाब दिया इस नहर में सालों से मेरा पूरा खानदान रहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल नहर के अंदर चली गई। तांत्रिक की बात न मानने पर तांत्रिक ने मंत्रों के जरिए उस नहर का गेट को तुरंत बंद कर दिया। ऐसा करने से वहाँ होने वाले हादसे बंद हो गए और सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और चुड़ैल वाली नहर से डर से लोग मुक्त हो गए। छत की खतरनाक चुड़ैल। एक शहर में बाबूराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सपीता था। बाबूराम एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बाबूराम जिस दुकान में काम करता था वहां पर आग लग जाती है, जिससे दुकान पूरी तरह जल जाती है, जिस वजह से बाबूराम के मालिक को बहुत नुकसान होता है। इस घटना के बाद बाबूराम का मालिक बाबूराम को काम से निकाल देता है। बाबूराम अब बेरोजगार हो जाता है। उसके पास कोई भी काम नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बाबूराम की पत्नी उससे कहती है, अजी अब तो घर में कुछ भी नहीं है, खाने को अनाज भी नहीं है, अब घर कैसे चलेगा? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबूराम का मकान मालिक भी आ जाता है और उन्हें जल्द से जल्द घर खाली करने को कहता है।
क्योंकि कुछ महीनों से बाबूराम अपने मकान का किराया भी नहीं दे पा रहा था। उनके पड़ोस में एक चाची रहती है जो सबकी मदद करती है। एक दिन चाची सविता के घर पर आती है और सविता से कहती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति की नौकरी छूट गई है और तुम लोग बहुत परेशान रहने लगे हो। जी चाची जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति की अब कोई भी नौकरी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे गांव में एक घर है जो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। तुम दोनों वहां पर जाकर रह सकते हो और वहां गांव के घर के पास एक फैक्ट्री भी है। बाबूराम को वहां पर कोई न कोई काम भी मिल जाएगा। तुम दोनों वहां पर चले जाओ। सविता खुश हो जाती है और चाची से कहती है, धन्यवाद चाची जी, आपने हमारी इतनी मदद की है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वे दोनों दूसरे दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। वे गांव पहुंचकर उस घर में चले जाते हैं। वहां के आसपास के लोग उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों इस घर में रहने आए हो? इस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहता है। यह घर काफी सालों से खाली पड़ा है। वे पड़ोस के लोग बाबूराम और सविता को बताते हैं कि इस घर में अजीब अजीब सी आवाजें भी आती हैं। पर बाबूराम और सविता उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। घर अंदर से बहुत गंदा रहता है। सविता कहती है, घर तो बहुत गंदा है। घर की सफाई करने में बहुत मेहनत लगेगी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सफाई कर लेंगे। वे दोनों साफ सफाई में लग जाते हैं। दूसरे दिन बाबूराम काम की तलाश में चला जाता है। सविता घर में अकेली रहती है। सविता को घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, पर वह उन्हें अनसुना करके अपना काम करती रहती है। सविता को काम करते करते रात हो जाती है। रात में बाबूराम आता है और सविता को बताता है कि मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। इसी खुशी में मैंने मिठाई भी लाया हूँ। सविता बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों मिठाई खाने लगते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को सविता को फिर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उन आवाज़ों को सुनकर उठ जाती है और घर से बाहर देखने लगती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। सविता उन आवाज़ों को सुनते सुनते घर की छत पर पहुंच जाती है। घर की छत पर उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। वह आवाज़ वहीं से आ रही होती है। जैसे ही सविता उस कमरे की ओर बढ़ती है, बाबूराम उसे आवाज़ दे देता है। सविता उस कमरे में जाने की वजह तुरंत वहां से वापस आ जाती है। वह बाबूराम को बताती है कि छत पर एक छोटा सा कमरा है जहाँ से मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कि वह कमरा स्टोर रूम है। वहाँ पर कबाड़ रखा हुआ है। ये तुम्हारे दिमाग का एक वहम हो सकता है। दरअसल उस घर में एक चुड़ैल का वास होता है जो उस कमरे में रहती है। उस घर में जब भी कोई रहने आता है तो वह चुड़ैल उन्हें परेशान करती है और कुछ समय बाद उन्हें मार देती है। वह एक खतरनाक चुड़ैल होती है जो धीरे धीरे करके लोगों को मार देती है। दूसरे दिन बाबूराम सविता की शंका को दूर करने के लिए छत में जाता है। वह उस कमरे के करीब जैसे ही पहुंचता है तो उस कमरे से वहां चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वह दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। वे भागते भागते जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। वह उस तांत्रिक को सारी बातें बताते हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर तांत्रिक उनके घर पर आता है और अपने तंत्र मंत्र बोलता है। ओम क्लीम मिलीम चामुंडाय नमः वट स्वाहा।
ओम क्लीं मिलीं चामुंडाय नमः वट स्वाहा। ओम क्लीं मिलीं चामुंडाय नमः वट स्वाहा। इन मंत्रों के प्रभाव से वह खतरनाक चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। तांत्रिक वह चुड़ैल से कहता है, तुम इस कमरे में कैसे कैद हो गई? पहले मैं इस कमरे में रहती थी। मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे इस कमरे में मार दिया और तब से मैं इस कमरे में कैद हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से आजादी दिला दूंगा। तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। ठीक है। फिर तांत्रिक चुड़ैल को अपने मंत्रों के जरिए मुक्ति दिला देता है। वह चुड़ैल उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर बाबूराम और सबिता हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा और चुड़ैल। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर डिंडोरी में अजय नाम का लड़का रहता था। वह एक इंजीनियर था। वह घर में अकेला रहता था। वह रोजाना समय पर ऑफिस जाता और समय पर ऑफिस से घर वापस आ जाता था। वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। अगर उसके सामने कोई भी डरावनी बात भी करता तो उसे डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों के दिमाग का एक वहम है। उसका ऑफिस घर से काफी दूर था। उसके ऑफिस और उसके घर के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता था। वे रोजाना उस रास्ते से ऑफिस आता जाता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे ज्यादा काम दे दिया, जिसे करने में उसे ऑफिस में काफी समय लग गया। ऑफिस का काम करते करते उसे रात हो गई। वह ऑफिस का सारा काम खत्म करके रात को घर के लिए आ रहा था। जब वह रात में घर आ रहा था तो रोजाना की तरह वह एक सुनसान सड़क से गुजरा। जैसे ही वह उस सड़क से जा रहा था तो अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई। उस सुनसान सड़क पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वह उस खराब बाइक को लेकर पैदल ही चलने लगा। बाइक के साथ पैदल चलते चलते उसे थोड़ी थकावट महसूस होने लगी। तभी उसे पास में एक घर दिखा। उसने सोचा क्यों ना मैं घर में थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर अपनी गाड़ी को ले जाऊं। वह उस घर की तरफ जाने लगा। वह उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजे से बाहर एक लड़की निकली जो बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की से अजय ने कहा, मैम, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। मैं आपके घर में कुछ देर आराम कर सकता हूँ? वह लड़की थोड़ा घबरा रही थी। उसने अजय को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी खराब बाइक को भी देखा। फिर उसने कहा, ठीक है, आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। अजय घर के अंदर गया और दोनों आमने सामने बैठ गए। अजय ने उस लड़की से एक गिलास पानी मांगा। फिर उन दोनों के बीच बातें होने लगीं। वह रात का समय था, इसलिए बातों बातों में उनके बीच भूत प्रेत की बातें होने लगीं। अजय ने बात करते करते उस लड़की को बताया कि मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं, ये सब चीजें सच होती हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। अजय को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम एक लड़की हो, मुझे ये सब कैसे दिखा सकती हो? कुछ देर बाद उस लड़की की घर की लाइट चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही लाइट आई, अजय के सामने कोई नहीं था। वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अजय ने उस लड़की को घर में सभी तरफ देखा पर कहीं नहीं दिखाई दी। ढूंढते ढूंढते अजय उस घर के दूसरे कमरे पर पहुंचा। अजय जब दूसरे कमरे पर गया तो उस कमरे की दीवार पर उस लड़की की फोटो लटकी थी और उस फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर अजय को यकीन नहीं हो रहा था। वह थोड़ा घबराने लगा और कमरे से बाहर आकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ पहुंचा, वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल के रूप में सामने आ गई।
अजय उससे बचते हुए रोड की तरफ भागा और वह चुड़ैल उसका पीछा करने लगी। दौड़ते दौड़ते अजय को रास्ते में एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा। अजय उस मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद वह डर से बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा बोलने लगा। हनुमान चालीसा सुनकर चुड़ैल वहां से भाग गई। अजय सुबह तक उस मंदिर पर बैठा रहा। सुबह होने के बाद अजय घर आ गया। उस हादसे के बाद से अजय कभी भी देर रात तक ऑफिस में काम नहीं करता था। वह समय से ही अपने घर में आने लगा। एक पेड़ की चुड़ैल। दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में मधु और उसका पति श्याम एक छोटे से घर में रहते थे। श्याम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मधु एक हाउसवाइफ थी। श्याम दिन में ऑफिस चला जाता था। मधु पूरा दिन अकेली रहती थी। दिन भर अकेले होने की वजह से मधु थोड़ी डरपोक जैसी बन गई थी। वे छोटी छोटी बातों से डर जाती थी। एक दिन मधु और उसका पति बाजार जा रहे थे। मधु को चलते चलते थोड़ी थकावट हो जाती है। वे एक जगह रुक जाती है। तभी मधु की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ में मधु को ऐसा लगता है कि जैसे उस पेड़ से उसे कोई देख रहा है। अजी सुनिए, देखिए, उस पेड़ में मुझे एक चुड़ैल जैसा चेहरा दिख रहा है और उसका चेहरा बहुत ही डरावना सा लग रहा है। ये तुम्हारा एक वहम है, उस पेड़ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मधु को अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पेड़ से उसे कोई डरावना चेहरा अभी भी देख रहा है। मधु और श्याम इस बात को भूलकर आगे जाने लगते हैं। श्याम को अचानक से उसके ऑफिस से उसके बॉस का कॉल आ जाता है। श्याम, तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ, यहाँ कुछ जरूरी काम आ गया है। मधु, तुम अपना सामान लेकर घर चले जाना, मुझे ऑफिस में जाना है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। यह कहकर श्याम मधु को उस बाजार में छोड़कर ऑफिस चला जाता है। मधु को सामान लेते लेते शाम हो जाती है। जब मधु सामान लेकर घर की तरफ लौट रही होती है तो लौटते वक्त रास्ते में काफी अंधेरा हो जाता है। मधु को चलते चलते ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। मधु घबरा के पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। लेकिन मधु को उस पेड़ की चुड़ैल का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। जब मधु घर पहुंचती है तो उसे घबराहट होने लगती है और वह बीमार पड़ जाती है। शाम को जब श्याम घर आता है तो वह अपनी पत्नी मधु को बेड में लेटा हुआ देखता है। वह मधु से पूछता है, मधु, तुम्हें क्या हुआ और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? लेकिन मधु कुछ बोल नहीं पाती है। श्याम मधु के सर में छूकर देखता है तो मधु को बहुत तेज बुखार आ रहा होता है। यह देखकर श्याम थोड़ा दुखी हो जाता है। श्याम को अपनी वह दिन वाली बात याद आती है। उसे याद आ जाता है कि मधु दिन में उस पेड़ पर कुछ देखकर घबरा गई थी। हो सकता है शायद उसी वजह से मधु बीमार पड़ गई है। लेकिन श्याम सोचता है कि मधु को तो सिर्फ वहाँ पर कुछ महसूस हो रहा था जो मुझे नहीं हुआ। यह मधु का एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि मधु छोटी छोटी बातों से डर जाती है, जिस वजह से वह आए दिन बीमार हो जाती है। मधु की ऐसी हालत देखकर श्याम एक प्लान बनाता है जिससे मधु के मन से ये डर हमेशा के लिए निकल जाए। श्याम मधु की छोटी बहन के साथ मिलकर एक तरकीब लगाता है। दूसरी रात जब मधु अपने बिस्तर पर सो रही होती है तो खिड़की के बाहर मधु को वही डरावनी चुड़ैल का चेहरा दिखता है। मधु फिर से घबराने लगती है और श्याम को आवाज देने लगती है। लेकिन उस डरावने चेहरे के पीछे मधु की बहन होती है जो मधु के भ्रम तोड़ने के लिए यह तरकीब लगाती है। जब मधु घबराने लगती है तो वह डरावना चेहरा दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और
उस डरावने चेहरे के पीछे मधु की बहन होती है। मधु यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है और वह कहती है, बहन तुम, क्या इस चेहरे के पीछे तुम थे? दीदी, यह सिर्फ आपका एक भ्रम था जिससे आप डर रहे थे और बीमार पड़ गए थे। दरअसल भूत चुड़ैल नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती है। यह एक हमारे अंदर का भ्रम होता है जो हमें अंदर से डराता है। मधु को यह बात समझ में आ जाती है और मधु के मन से हमेशा के लिए यह डर निकल जाता है।